टीसीएस, इन्फोसिस, ओरेकल, अमेजॉन, गूगल, ये सारी कंपनीज जब भी जावा बेस्ड इंटरव्यूज लेती हैं तो ये फोकस करती हैं डीप बेसिक्स पर या फिर जेवीएम इंटरनल आर्किटेक्चर पर, जो नॉर्मली स्टूडेंट स्किप कर देते हैं और उसकी वजह से इंटरव्यूज क्रैक नहीं कर पाते। तो आज हम जावा फंडामेंटल्स के टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, दैट इज व्हाई जावा इज नॉट 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर भी इंडस्ट्री के अंदर घुमा फिरा कर ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं आंसर दे पाते। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका बहुत डीप आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि कोई भी लैंग्वेज वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कब होती है। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम किसे बोलते हैं, पहले तो आप ये चीज समझो। देखो, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी होती है? दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज दैट इन विच, जिसके अंदर सारे की सारी चीजें वो ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो फर्स्ट मेन पॉइंट जो मैं बोल सकता हूं, दैट इज एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सारी चीजें आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। हर एक डेटा वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरी डेटा या फिर आप बोल सकते हो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर मैं हर एक डेटा या वैल्यू को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करता हूं, और जिसके अंदर हर एक ऑपरेशन हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं। तो एवरी ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड थ्रू ऑब्जेक्ट, सारे के सारे ऑपरेशंस वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। और एक और पॉइंट जो आप लोग बोल सकते हो, जिसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होते। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स डज नॉट एग्जिस्ट, जिसके अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो कोई भी लैंग्वेज अगर इन सारी की सारी कंडीशंस को फॉलो करती है तो वो किस टाइप की लैंग्वेज हो जाएगी? दैट इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अभी तक की अगर हम बात करें तो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो कौन सी है? दैट इज स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, अब बात करते हैं कि जावा वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है। दैट इज व्हाई जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब यहां सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को सामने दिख रहा है कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वजह से प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो जावा हैज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक स्टूडेंट नेम की क्लास क्रिएट कर दी, तो स्टूडेंट के अंदर हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया इंट्रोल नंबर, या फिर मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल डबल मार्क्स। ये क्या है? दीज ऑल आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जावा के अंदर टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो उनकी वजह से जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती। ओके, हालांकि एक और कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू आप लोग बोल सकते हो कि जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती, क्योंकि जावा के अंदर स्टैटिक मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो मैं यहां पर पॉइंट लिख देता हूं, दैट इज जावा हैज स्टैटिक मेंबर्स व्हिच बिलोंग्स टू क्लास। जावा के अंदर स्टैटिक मेंबर्स होते हैं जो क्लास को बिलोंग करते हैं। जैसे इसका भी आप एक एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट ही है और उसके अंदर मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज स्ट्रिंग स्कूल नेम। मैंने यहां पर स्कूल नेम प्रोवाइड कर दिया दैट इज XYZ स्कूल। मैंने यहां पर कुछ भी स्कूल नेम प्रोवाइड कर दिया। और ये वाली जो स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, ये जो स्ट्रिंग है ये मैंने क्रिएट कर दिया, दैट इज स्टैटिक। अब इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। ध्यान से समझो, इसको एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होगी। कहीं पर भी मुझे अगर स्कूल नेम एक्सेस करना होगा तो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम लिख सकता हूं। तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं है। तो इस वजह से भी ध्यान रखना स्टैटिक
स्टैटिक मेंबर्स की वजह से भी जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती। ओके, तो ये दो रीजंस हैं कि जावा में प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं एंड सेकंड जावा में स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं होती। ओके, तो ये तो हो गया हाँ, कि जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर इंटरव्यूअर ये भी चीज पूछ सकता है कि अगर हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाने लग जाए तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, जावा को अगर आप प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को रिमूव करना पड़ेगा। मैं यहां पर क्वेश्चन लिख देता हूं जो नॉर्मली इंटरव्यूज के अंदर पूछ सकते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ वी क्रिएट जावा एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होगा अगर हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना दें। तो फर्स्ट मेन पॉइंट के हमें ध्यान से समझना, हमें यहां पर किसको रिमूव करना पड़ेगा, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। तो वी हैव टू रिमूव प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, हमें प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को रिमूव करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज नहीं करते, जो कि हम इस टाइप से कर रहे हैं, जैसे स्ट्रिंग रोल नंबर इक्वल्स टू मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज 101, तो ये क्या काम करेगा, ये एक वेरिएबल क्रिएट कर देगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी दैट इज 101 एंड रोल नंबर जो है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता भी है। तो ये तो हो गया प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के, हम यहां पर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इस टाइप से क्रिएट करते हैं। बट क्या होगा अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूं। ऑब्जेक्ट आप लोग कैसे क्रिएट करते हो, दैट इज इंटीजर रोल नंबर इक्वल्स टू न्यू ऑफ इंटीजर, और यहां पर आप एक्चुअली रोल नंबर प्रोवाइड करते हो। तो आपको इस टाइप से लिखना पड़ेगा। तो अब आपको ये चीज लग रहा होगा कि सर ठीक है, यहां पर भी तो इसी टाइप से हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, दोनों डाटा ही तो स्टोर कर रहे हैं। बट नहीं, ध्यान रखना, अगर आप इस टाइप से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और आप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज नहीं करोगे तो उससे परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा फास्ट होते हैं। क्यों, रीजन समझो। यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो जेवीएम चेक करता है कि कौन सी क्लास है ये, दैट इज इंटीजर। तो जेवीएम लोड्स द डॉट क्लास फाइल। वो क्या काम करेगा, वो डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। सबसे पहले जेवीएम क्या काम करेगा, वो डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। देन सेकंड, वो ऑब्जेक्ट को हीप मेमोरी एलोकेट करेगा। तो एलोकेट्स हीप मेमोरी, वो क्या काम करेगा, हीप मेमोरी एलोकेट करेगा। देन थर्ड स्टेप, देखो ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होंगे जब भी सारे स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के क्या क्या डिसएडवांटेज और कितना बड़ा प्रोसेस है, ये क्यों स्लो होता है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि डॉट क्लास फाइल लोड करनी पड़ी। सेकंड, एलोकेट्स हीप मेमोरी उसे एलोकेट करनी पड़ेगी। देन थर्ड, ऑब्जेक्ट मेटा डाटा क्रिएशन, वो क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट को मेटा डाटा प्रोवाइड करेगा। मेटा डाटा मींस वो ऑब्जेक्ट के लिए कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, जैसे लॉग की इंफॉर्मेशन, गार्बेज कलेक्शन इंफॉर्मेशन। देन वो उस ऑब्जेक्ट के लिए एड्रेस प्रोवाइड करेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो हैश कोड वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर बहुत सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है, जैसे लॉग की इंफॉर्मेशन हो गई, हैश कोड वैल्यू वो प्रोवाइड करता है, देन वो क्लास पॉइंटर प्रोवाइड करता है, जीसी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के बहुत सारी इंफॉर्मेशंस वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करता है। तो आपको ये चीज लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक यही वाला डाटा है, नहीं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा का सारा
डाटा भी अवेलेबल होता है। और ये सारा डाटा स्टोर करने में, ये सारा डाटा इसके अंदर स्टोर करने में एक तो ऑब्जेक्ट वैसे ही हैवी हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट प्रोसेस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। देन वो कंस्ट्रक्टर को भी एग्जीक्यूट करता है। इसके अलावा वो यहां पर एग्जीक्यूट्स द कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है। फिर अगर उस ऑब्जेक्ट को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा तो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो डिलीट भी होता है। तो हम यहां पर बोल सकते हैं दैट इज गार्बेज कलेक्शन ओवरहेड, क्योंकि फ्यूचर में वो ऑब्जेक्ट डिलीट भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स अगर डिलीट नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा मेमोरी एलोकेट करता है एज कंपेयर टू प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। तो भाई ये सारे के सारे रीजंस हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं। ये देखो कितने सारे स्टेप्स हैं जो ऑब्जेक्ट के लिए फॉलो या फिर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो अगर हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स का यूज करते हैं तो वहां पर सिर्फ हमारे पास इस टाइप से जो डाटा है वो मेमोरी एलोकेट करेगा और वो उसको पॉइंट करेगा। बट अगर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप यहां पर जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो उसकी वजह से जावा की स्पीड वो स्लो हो जाएगी, और इस वजह से जावा जो है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बनाई जाती, क्योंकि जावा के अंदर प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपको मिलेंगे जो स्पीड या फिर जो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। देन सेकंड स्टेप, यहां देखो सेकंड क्या था कि जावा के अंदर स्टैटिक मेंबर्स भी होते हैं। अब स्टैटिक मेंबर्स, अगर आप ये चीज बोलते हो सर सेकंड पॉइंट के सर हम यहां पर स्टैटिक मेंबर्स को रिमूव कर देते हैं, तो वी हैव टू रिमूव स्टैटिक मेंबर्स, हमें स्टैटिक मेंबर्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब स्टैटिक मेंबर्स को अगर आपने रिमूव कर दिया तो उसका क्या डिसएडवांटेज होगा? अब ऊप्स के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था कि स्टैटिक जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। तो अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा वो मेमोरी एलोकेट करेगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग से मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर कोई ऐसा डाटा है जो बार बार हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1000 या फिर 1 लाख ऑब्जेक्ट के अंदर यूज हो रहा है, तो वो वैल्यू हमें या फिर वो उसके लिए स्पेस हमें बार बार प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होता। तो अगर आप स्टैटिक मेंबर्स को रिमूव कर देते हो तो जावा के अंदर आप मेमोरी मैनेजमेंट अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना अगर आप जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बनाना चाहते हो तो आपको प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को रिमूव करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि उससे जावा की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। एंड सेकंड, आप लोग स्टैटिक मेंबर्स को रिमूव कर सकते हो। स्टैटिक मेंबर्स को रिमूव कर दिया तो मेमोरी मैनेजमेंट वहां पर अचीव नहीं होगी। तो ये 2 पॉइंट्स हैं या फिर ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से जावा जो है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं बनाई गई। ओके, सो ये डीप आंसर जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि कंप्लीट इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछते हैं कि जावा जो वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों नहीं है, या फिर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर हम जावा को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बना देंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस टाइप के घुमा फिरा कर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को ये पूरा का पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओपन जेडीके एंड ओरेकल जेडीके। ओपन जेडीके एंड ओरेकल जेडीके में क्या डिफरेंस होता है, और कंपनीज जो है वो प्रोडक्शन के अंदर किसको ज्यादा यूज करती हैं, ओपन जेडीके को ज्यादा यूज करती है या ओरेकल जेडीके को ज्यादा यूज करती है। तो अगर आप लोग ओरेकल, रेड हैट, अमेज़न जैसी कंपनीज में इंटरव्यू देने जाते हो तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो जावा वर्जन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप ये चीज समझो। ओपन जेडीके, तो ध्यान रखना है आप लोगों को फर्स्ट मेन पॉइंट कि ओपन जेडीके जो है वो ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन है जावा की। ये ऑफिशियल, मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज इट इज ऑफिशियल ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ जावा।
ये जावा के लिए ओपन सोर्स, ऑफिशियल ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेशन है जिसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो इट इज फ्री टू यूज, इसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं, हमें कोई भी पैसा पे करने की नीड नहीं होती। और इसका सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल। तो ओपनजेडीके का सोर्स कोड जो है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो ओपनजेडीके के एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाएंगे? दैट इज रेड हैट ओपनजेडीके, अमेजॉन कोरेटो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड ऑफ ओपनजेडीके, या फिर एक्लिप्स टेमुरिन। तो इस टाइप से ध्यान रखना, इस टाइप से काफी सारे आपको ओपनजेडीके मिल जाएंगे। तो इन सभी कंपनीज के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब का अपना एक ओपनजेडीके है। ये सारी की सारी कंपनीज जेडीके को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यहां पर मैं एक पॉइंट और लिख देता हूं कि कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन अपना जेडीके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जावा डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता है। तो एनीवन कैन क्रिएट और build their own Java distribution from OpenJDK। वो OpenJDK से अपना कोई भी Java डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें Oracle JDK की, Oracle JDK तो ये जो है ये प्रॉपरली सपोर्ट करता है Oracle। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज Oracle JDK। ये Oracle कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जावा बाय Oracle कंपनी। जो Oracle JDK है वो ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है जावा का, जो Oracle कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और ये बेसिकली पेड होता है, ध्यान से समझना, पेड टू यूज। इसके बहुत सारे फीचर्स वो पेड होते हैं। तो पेड क्यों होते हैं? पेड होने से बेनिफिट क्या रहता है? ध्यान से समझना, ये अपने कस्टमर्स को, Oracle के कस्टमर्स को सिक्योरिटी अपडेट्स प्रोवाइड करता है। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, दैट इज सिक्योरिटी अपडेट्स फॉर Oracle कस्टमर्स। ये अपने कस्टमर्स को सिक्योरिटी के अपडेट्स प्रोवाइड करता है, या फिर ये LTS सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इज लॉन्ग टर्म सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है। बट अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के ऊपर काम करना चाहते हो तो उस केस में Oracle JDK सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ध्यान रखना, इट इज बेस्ट फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। अगर आप जावा के अंदर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हो तो उस केस में Oracle JDK जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। जबकि अगर आप फ्री में इसको यूज करना चाहते हो तो बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे रेड हैट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने अपना एक ओपन JDK डिस्ट्रीब्यूशन बनाया हुआ है। और इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन काफी सारी कंपनीज के अंदर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। और इसी वजह से ही जावा का बहुत ज्यादा स्कोप भी है, क्योंकि ये कंपनीज या फिर इस टाइप से और भी कंपनीज वो ओपन JDK को काफी ज्यादा यूज करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है यूज करना। ओके, अब यहां पर एक पॉइंट का और ध्यान रखना कि जो Oracle JDK है वो ओपन JDK के बेसिस पर ही बनाया गया है। इसका बेस क्या है? ध्यान से समझना, Oracle JDK का बेस भी ओपन JDK ही है। तो ओपन JDK भी अगर आप यूज करते हो तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर थोड़े कम फीचर्स मिलेंगे, इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो फीचर्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं, वही सेम फीचर्स आपको ओपन JDK के अंदर भी मिल जाएंगे। ओके, तो दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वो इसकी ब्रांडिंग का आता है कि यहां पर Oracle की ब्रांडिंग आ चुकी है, प्लस वो कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स एंड LTS सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो कम्युनिटी सपोर्ट ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो ये इसका थोड़ा एडवांटेज आ जाता है। बट अभी भी ज्यादातर कंपनीज वो ओपन JDK को ही यूज करती हैं। ओके, तो ओपन JDK एंड Oracle JDK में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए।
देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बट जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, एक्सप्लेन दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप इंफोसिस, विप्रो, टीसीएस, एसेंचर और इवन अगर आप ओरेकल के अंदर भी इंटरव्यू देने जाते हो, इस क्वेश्चन के थ्रू कंपनीज ज्यादातर ये चीज चेक करती हैं कि आपको जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर या फिर आपको जावा की वर्किंग की नॉलेज है या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहां पर जावा की वर्किंग समझते हैं कि जावा इंटरनली काम कैसे करता है। तो यहां आप डायग्राम देखो, यहां मैंने सबसे पहले क्या काम कर दिया, एक सिंपल हेलो प्रोग्राम क्रिएट कर दिया जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज जावा सोर्स कोड। जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, दैट इज जावा सोर्स कोड। अब मैं क्या करूंगा, जावा सोर्स कोड को कंपाइल करूंगा, जिसके लिए कंपाइलर यूज होगा और कंपाइलर मेरी डॉट जावा फाइल को किसमें कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इन डॉट क्लास फाइल। या फिर आप ये भी चीज बोल सकते हो कि मेरे सोर्स कोड को वो किसमें कन्वर्ट कर देगा, दैट इज इन बाइट कोड। तो ये आ जाता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या रहेगा कि कंपाइलर की हेल्प से सोर्स कोड वो किसमें कन्वर्ट हो गया, दैट इज इन बाइट कोड। बट ध्यान रखना, ये जो बाइट कोड है दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये जो बाइट कोड है दिस इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब एक क्वेश्चन यहां पर यह भी चीज पूछ सकते हैं कि बाइट कोड जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है। ध्यान रखना, बाइट कोड जो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो जेवीएम के लिए बनाया गया। ध्यान से देखो, वो यहां पर जेवीएम के लिए बनाया गया है, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर सीपीयू के लिए नहीं बनाया गया। तो ये एक इंटरमीडिएट कोड है, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट कोड, जो बेसिकली जेवीएम के लिए डिजाइन किया गया है, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सीपीयू के लिए डिजाइन नहीं किया गया और इसकी वजह से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। यह किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है क्योंकि जेवीएम के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि मैं जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोड लिखूं, ये वाला सोर्स कोड मैं जिस मर्जी प्लेटफॉर्म के ऊपर लिखता हूं, जिसके थ्रू हमारे पास बाइट कोड जनरेट होगा, तो वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो उसकी वजह से जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो रही है। देन आगे बढ़ो, अब यहां पर जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। तो हर एक सिस्टम के लिए ध्यान से समझना, विंडोज का अपना एक अलग जेवीएम है, लिनक्स के लिए अपना अलग जेवीएम है, मैक ओएस के लिए अपना एक अलग जेवीएम है। तो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग जेवीएम उन्होंने बनाया हुआ है। तो वो क्या काम करता है, वो जेवीएम इस बाइट कोड को लेगा, इस बाइट कोड को एक्सेप्ट करेगा और फिर जो बाइट कोड है वो उसको अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर जाकर वो आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। तो एक्चुअली जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो था बाइट कोड। देन जो मशीन कोड यहां पर क्रिएट होगा, जो स्पेशली जो ये जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करते हैं, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर अपने सीपीयू के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं, जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। तो मशीन कोड, मैं यहां एक पॉइंट और लिख देता हूं, दैट इज मशीन कोड। मशीन कोड जो है वो क्या होता है, दैट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर अपने ही ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अपने ही सीपीयू पर वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, और ये कौन जनरेट करता है, ये कौन जनरेट करता है, दैट इज जेवीएम। और जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, तभी तो वो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वो अपना मशीन कोड यहां पर जनरेट कर रहा है और तब जाकर वो मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा और वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बनाता है जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। बट ध्यान रखना, जावा जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ जेवीएम। बिकॉज जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक अलग जेवीएम मिलेगा जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जो एक्चुअली बाइट कोड को अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको वो एग्जीक्यूट करता है। तो एक्चुअली जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने वाला जेवीएम है। जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने वाला कौन है, दैट इज जेवीएम। और जबकि जेवीएम वो खुद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है।
ओके देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज why does java use both interpreter and JIT compiler, why not just once? java जो है वो interpreter and JIT compiler को क्यों यूज करता है, दोनों को क्यों यूज करता है, सिर्फ एक को वो क्यों यूज नहीं करता? तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके थ्रू कंपनीज ये चीज जज करती हैं कि क्या आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज है या नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन Amazon, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट इन जैसी कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके तो ध्यान देना, इंटरप्रेटर एंड JIT कंपाइलर दोनों इसलिए यूज होते हैं क्योंकि दोनों मिला के एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ताकि जावा फास्ट हो जाए, जावा जो है वो फास्ट एग्जीक्यूट होने लग जाए। कैसे ये चीज समझो, पहले तो आप इन दोनों की फंक्शनैलिटी समझो कि दोनों का एक्चुअली टास्क क्या होता है। तो यहां पर आप देखो डायग्राम के अंदर देख सकते हो, एक हमारे पास इंटरप्रेटर है और एक JIT कंपाइलर है। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर जो है वो क्या काम करता है, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो जो भी हमारे पास बाइट कोड होगा जो जावा कंपाइलर प्रोवाइड करेगा, वो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इस बाइट कोड को रीड करेगा और सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवा देगा। तो इंटरप्रेटर रीड्स बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस बाय इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन इमीडिएटली। ये इंटरप्रेटर का एडवांटेज है कि वो हर एक इंस्ट्रक्शन को इमीडिएटली स्टार्ट कर देता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर देता है। तो ध्यान से समझना है ये चीज, इंटरप्रेटर जो है वो क्यों यूज होता है, बिकॉज ऑफ फास्ट स्टार्टअप, ताकि हमारा प्रोग्राम बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाए और इस वजह से हम इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। ठीक है, देन स्लोअर कंपेयर टू कंपाइल्ड कोड। बट यहां पर इसका एक डिसएडवांटेज है, ये देखो इसका एक डिसएडवांटेज आ चुका है कि इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होता है। किससे कंपेयर करें, तो अगर हम कंपाइल्ड कोड से कंपेयर करें तो वो थोड़ा स्लो होता है। तो ध्यान से समझना, इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए हमारे पास JIT कंपाइलर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो JIT कंपाइलर जो है वो क्या काम करेगा, वो पहले कंपाइल करेगा। दैट मींस के जो बाइट कोड हमारे पास आया है, JIT कंपाइलर उसको नेटिव कोड या फिर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और CPU या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो मशीन कोड को बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं एज कंपेयर टू बाइट कोड। तो मशीन कोड में जो हमारे पास कोड है वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है। तो JIT कंपाइलर वो क्या काम करता है, मॉनिटर्स प्रोग्राम ड्यूरिंग रन टाइम, वो रन टाइम पर प्रोग्राम को मॉनिटर करता रहता है और वो ये चीज चेक करता है कि कौन सा ऐसा कोड है जो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। जो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्या काम करेगा, JIT कंपाइलर क्या काम करेगा, वो उस कोड को परमानेंटली कंपाइल करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा और अपने हॉटस्पॉट एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। दैट मींस के जो कोड हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, JIT कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और उसको हॉटस्पॉट एरिया के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये वाला जो नेटिव कोड है या मशीन कोड है, ये हमारा हॉटस्पॉट एरिया के अंदर स्टोर हो जाएगा। और कभी भी अगर ये वाला नेटिव कोड दोबारा से एग्जीक्यूट होने लगता है या फिर जो कोड हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था, अगर वो कोड दोबारा से आता है तो फिर यहां पर JIT कंपाइलर उसको दोबारा से कंपाइल नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहां से कोड उठाएगा, वो हॉटस्पॉट एरिया से इस कोड को पिक करेगा और डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो बीच का ये वाला जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है, तो डायरेक्टली जो मशीन कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। तो इसकी वजह से जो कोड हमारा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होने लग जाता है, जिसकी वजह से स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। तो परफॉर्म्स एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशंस। तो JIT कंपाइलर जो है वो बहुत ही एडवांस ऑप्टिमाइजेशंस परफॉर्म करता है। तो इन दोनों को मैनेज करने के लिए ध्यान रखना, इंटरप्रेटर जो है वो फास्ट स्टार्टअप के लिए यूज होता है, जबकि JIT कंपाइलर जो है वो क्या काम करता है, जो कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा था वो उसको हॉटस्पॉट एरिया के अंदर स्टोर करके रख लेता है ताकि वो बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो जाए, एग्जीक्यूशन वो फास्ट हो जाए। तो ये दोनों मिलके, ध्यान से समझना, ये दोनों मिलके जावा को फास्ट बनाते हैं।
हैं और इस वजह से जावा के अंदर ये दोनों ही यूज होते हैं। जबकि नॉर्मली जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर या तो आपको कंपाइलर मिलेगा या फिर आपको इंटरप्रेटर मिलेगा, बट जावा के अंदर इंटरप्रेटर एंड जिट कंपाइलर दोनों चीजें ही मिलेंगे, जिसकी वजह से जावा ज्यादा फास्ट होती है। ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का यूज आपको पता होना चाहिए कि एक फास्ट स्टार्टअप के लिए यूज होता है जबकि एक हाई रन टाइम परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। ओके तो इस वजह से जावा के अंदर ये दोनों चीजें ही यूज होती हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल इन जावा क्लास लोडर्स। जावा क्लास लोडर्स के अंदर डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल क्या होता है और वो सिक्योरिटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रूशियल है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अमेजॉन, ओरेकल, रेड हैट जैसी कंपनीज में इंटरव्यूज देने जाते हो तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज ये चीज चेक करती हैं कि आपको जेवीएम का इंटरनल आर्किटेक्चर कितना अच्छे से आता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जावा क्लास लोडर्स क्या होते हैं। क्लास लोडर्स ये सबको पता है कि ये डॉट क्लास फाइल्स को लोड करने के लिए काम आते हैं। अब टोटल हमारे पास 3 टाइप के क्लास लोडर्स होते हैं। टोटल जावा के अंदर या फिर जेवीएम के अंदर 3 टाइप्स के क्लास लोडर्स होते हैं। कौन कौन से? दैट इज फर्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, देन सेकंड वन इज एक्सटेंशन क्लास लोडर। अच्छा, एक्सटेंशन क्लास लोडर का आप जो नेम है वो चेंज कर दिया है, वो क्या हो गया है? दैट इज प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। ओके, एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो टोटल अगर हम बात करें तो जेवीएम के अंदर ये 3 टाइप्स के क्लास लोडर्स होते हैं। अब ये तीनों क्लास लोडर्स क्या होते हैं और इनका क्या काम होता है वो आप यहां पर डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो यहां पर फर्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, जिसे हम फर्स्ट क्लास लोडर बोलते हैं या फिर इसे हम पेरेंट क्लास लोडर भी बोलते हैं। पेरेंट क्लास लोडर क्यों? क्योंकि ये जावा की कोर क्लासेस को लोड करता है। कोर क्लासेस कौन सी होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग हो गई या फिर सिस्टम हो गई या फिर ऑब्जेक्ट क्लास हो गई। तो ये जो क्लासेस होती हैं जो कहां पर प्रेजेंट है, जैसे जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर है या फिर जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, तो ये वाली क्लासेस को ये लोड करता है जो कि कोर जावा क्लासेस होती हैं। और कहां से लोड होता है? वो इस यहां से, ये देखो, वो लिब फोल्डर से क्लासेस को लोड करता है। ओके और ये C++ के अंदर रिटन होते हैं एंड लास्ट पॉइंट कैन नॉट बी चेंज्ड और ओवररिडन। तो ये जो कोर क्लासेस हैं, ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी हैकर इनको चेंज या फिर ओवरराइड ना कर सके। तो इस वजह से बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है वो पेरेंट क्लास लोडर बन जाता है, क्योंकि जावा की जितनी भी कोर क्लासेस हैं वो सारी की सारी क्लासेस को लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। देन सेकंड वन इज एक्सटेंशन क्लास लोडर या फिर पेरेंट क्लास लोडर, जो कि सेकंड लेवल क्लास लोडर होता है जो जेडीके लाइब्रेरी क्लासेस को लोड करता है। यहां देखो, दैट इज यूज्ड बाय जावा एपीआईज एंड लाइब्रेरीज। तो जैसे आप लोग सीक्वल लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो या फिर आप लोग लॉगर लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो या फिर आप लोग एक्सएमएल लाइब्रेरी को यूज कर रहे हो, तो इनसे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी वो कौन लोड करता है? दैट इज एक्सटेंशन या फिर प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। और वो कहां से लोड करता है? दैट इज EXT फोल्डर से। जो लिब के अंदर EXT फोल्डर होता है वो वहां से उनको लोड करता है। ओके तो एक्सटेंशन क्लास लोडर जो है वो सेकंड लेवल क्लास लोडर होता है। एंड यहां पर एक पार्ट आता है दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर, जो कि थर्ड लेवल क्लास लोडर होता है या फिर इसे हम चाइल्ड क्लास लोडर भी बोलते हैं। अब ये किस चीज के लिए काम आता है? लोड्स एप्लीकेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल से या फिर डैश CP से ये क्लासेस को लोड करता है। तो जो भी क्लासेस मैं क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, या फिर मैंने एक क्लास क्रिएट कर दिया जैसे स्टूडेंट के नेम से। तो इस टाइप की जितनी भी क्लासेस होती हैं, ध्यान देना, इस टाइप की जितनी भी क्लासेस होती हैं वो क्लासेस कौन लोड करता है? दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर।
तो ये 3 टाइप्स के क्लास लोडर्स होते हैं, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो कि पेरेंट क्लास लोडर होता है, देन एक्सटेंशन क्लास लोडर जो सेकंड लेवल क्लास लोडर होता है, एंड थर्ड लेवल क्लास लोडर दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। अब ये लोड क्या क्या करेगा मैं एक और एग्जांपल के थ्रू यहां पर बताता हूं। जैसे मान लो आपने यहां पर एक क्लास क्रिएट कर दी है दैट इज मेन ऐप के नेम से, मेन ऐप के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज दीपक, और यहां मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया है दैट इज वॉइड डिस्प्ले के नेम से, जिसके अंदर मैंने प्रिंट कर दिया दैट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैं सिंपल नेम को प्रिंट कर रहा हूं। यहां देखो, यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, नेम को प्रिंट कर रहा हूं। अब ये जो क्लास है, ध्यान से समझना, ये जो क्लास है ये मैंने सेव कर दिया, है दैट इज मेन ऐप डॉट जावा के नेम से, दैट इज मेन ऐप डॉट जावा के नेम से। तो ऑब्वियसली हमारे पास यहां पर मेन ऐप डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। इसके लिए जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, एक यहां पर मेन ऐप डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी। और ध्यान से देखो, यहां पर मैं इस क्लास के अंदर या फिर मेरे सोर्स कोड के अंदर मैं स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं, मैं यहां पर सिस्टम का यूज कर रहा हूं। तो यहां पर जो दूसरी क्लासेस हैं जो लोड होंगी वो कौन कौन सी क्लासेस लोड होंगी, एक तो स्ट्रिंग डॉट क्लास लोड होगी, एक यहां पर सिस्टम क्लास लोड होगी। तो यहां क्या आ जाएगा, दैट इज सिस्टम डॉट क्लास। देन ये सारी की सारी क्लासेस किसको इनहेरिट करती हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को। तो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट डॉट क्लास भी आ जाएगी, ऑब्जेक्ट डॉट क्लास। तो ध्यान से समझना, ये जो क्लासेस हैं दीज आर कोर क्लासेस। मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो क्लासेस हैं दीज आर कोर जावा क्लासेस। तो इन क्लासेस को लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर की। जो हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज हो रही हैं कोर जावा क्लासेस, वो कौन लोड करेगा, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर। देन सेकंड, यहां पर अगर मैं कोई सीक्वल का कोड लिख देता हूं या फिर कोई लॉगर फाइल का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं या फिर एक्सएमएल से रिलेटेड मैं कोई कोड यूज कर रहा हूं, तो उससे रिलेटेड क्लासेस कौन लोड करेगा, दैट इज एक्सटेंशन या फिर प्लेटफॉर्म क्लास लोडर। एंड थर्ड हमारे पास आता है दैट इज दिस वन, दैट इज मेन ऐप डॉट क्लास। तो ये कौन लोड करेगा, दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो इस टाइप से मेरे प्रोग्राम के लिए जितनी भी डॉट क्लास फाइल्स होंगी वो सारी की सारी क्लासेस ये सारे क्लास लोडर्स लोड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये लोड कैसे करेंगे, मेरा क्वेश्चन यहां पर क्या था, क्वेश्चन था कि व्हाट इज डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल। अब ये डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल क्या होता है ये चीज समझो। देखो, ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां आ जाओ। अब यहां देखो, हमारे पास जो क्लास लोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। वो कहां से स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम एप्लीकेशन क्लास लोडर। सबसे पहले जो क्लास लोड होगी वो कौन सी लोड होगी, दैट इज मेन ऐप डॉट क्लास। और इस क्लास को लोड कौन करेगा, दैट इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। तो होगा क्या, ध्यान से समझना, होगा क्या ये वाली क्लास डायरेक्टली लोड हो जाएगी, नहीं, ध्यान से समझना, ये वाली क्लास लोड नहीं होगी। तो एप्लीकेशन क्लास लोडर जो है वो क्या काम करेगा, वो सबसे पहले रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा इसको, दैट इज टू द सेकंड लेवल क्लास लोडर, दैट इज एक्सटेंशन या फिर प्लेटफॉर्म क्लास लोडर को। और ये रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा किसको, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर को। तो सबसे पहले जो क्लास लोडिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, दैट इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर के थ्रू। बट जो मेरी क्लास जो लोड होनी थी वो तो ये थी। तो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है वो इस क्लास को नहीं सर्च कर पाएगा, क्योंकि ये वाली क्लास जो है ये कहां पर प्रेजेंट है, ये क्लास पाथ के अंदर या फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल या फिर -cp के अंदर प्रेजेंट मिलेगी। तो वो इसको लोड नहीं कर पाएगा और बूटस्ट्रैप क्लास लोडर जो है वो वापस यहां पर आ जाएगा। फिर ये चेक करेगा क्या ये वाली क्लास इसको मिली, नहीं मिली, ये अगेन यहां पर आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन क्लास लोडर वो चेक करेगा क्या ये वाली क्लास मिली, तो इसको क्लास मिल जाएगी और वो उसको लोड कर देगा। अब ये एप्लीकेशन क्लास लोडर जो है उसने इस डॉट क्लास फाइल को लोड कर लिया, जेवीएम इस डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा,
जैसे ही वो रीड करेगा उसको पता चलेगा कि स्ट्रिंग, सिस्टम, ऑब्जेक्ट, तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो मुझे लोड करनी है। अब अगेन क्लास लोडर जो है वो रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को, और ये रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा पेरेंट क्लास लोडर को। अब बूटस्ट्रैप क्लास लोडर वो चेक करेगा क्या स्ट्रिंग डॉट क्लास या फिर सिस्टम डॉट क्लास या फिर ऑब्जेक्ट डॉट क्लास, क्या ये सारी की सारी डॉट क्लास फाइल उसको मिलेंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये कोर जावा क्लासेस है तो वो उसको मिल जाएगी और वो सारी की सारी क्लासेस को लोड कर देगा। देन वो रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा इसको। अब जब वो इस फाइल को रीड कर रहा होगा तो अगेन वो चीज चेक करेगा क्या कोई एक्सएमएल से रिलेटेड या फिर लॉगिन से रिलेटेड या फिर सीक्वल से रिलेटेड कोई फाइल, कोई डॉट क्लास फाइल है जो उसे लोड करनी है। अगर लोड करनी होगी तो फिर ये उसको भी लोड कर देगा, अदरवाइज वो यहां पर रिक्वेस्ट डेलीगेट कर देगा। और यहां पर अगेन वो चेक करेगा क्या मुझे कोई और डॉट क्लास फाइल लोड करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी होगी तो फिर वो एग्जिट हो जाएगा और आगे प्रोसेसिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है ध्यान से समझना, एप्लीकेशन क्लास लोडर ने खुद से लोड नहीं किया, वो पहले रिक्वेस्ट इसको डेलीगेट कर रहा है और वो पहले रिक्वेस्ट इसको डेलीगेट कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल। डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल, तो वो हमेशा पेरेंट को रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है। वो सबसे पहले पेरेंट को रिक्वेस्ट डेलीगेट करता है और इस वजह से हम इसे बोलते हैं डेलीगेट पेरेंट प्रिंसिपल। ओके, अब इसका यूज क्या होता है ये देखो। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था हमारा, दैट इज व्हाई इज इट क्रूशियल फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ध्यान से समझो होगा क्या अगर डायरेक्टली एप्लीकेशन क्लास लोडर वो अगर लोड कर लेता तो मान लो एक हैकर है, उसने यहां पर खुद से ही एक क्लास क्रिएट कर दी दैट इज स्ट्रिंग नेम की उसने खुद से एक क्लास क्रिएट कर दी और यहां पर उसने कुछ अपनी इंप्लीमेंटेशंस प्रोवाइड कर दी। ये काम किसने किया है? दैट इज हैकर ने ये काम कर दिया। अब मान लो एप्लीकेशन क्लास लोडर जो है वो इस फाइल को लोड कर लेता, तो जेवीएम इस क्लास को रीड करता, इस क्लास के अंदर उसको स्ट्रिंग मिलता जो यहां पर मैंने अभी बताया था, यहां पर उसको स्ट्रिंग मिलता। अब वो क्या काम करेगा? स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल को भी लोड करेगा। बट यहां पर एक ट्विस्ट आ चुका है कि हैकर ने अपनी एक स्ट्रिंग क्लास खुद से क्रिएट कर दी। तो अगर हैकर यहां पर क्रिएट कर देता है तो ये जो एप्लीकेशन क्लास लोडर है ये इस वाली स्ट्रिंग क्लास को लोड कर लेता, ये कोर जावा क्लास को लोड नहीं करता, ये इस वाली डॉट क्लास फाइल को लोड कर लेता जो सिक्योरिटी को ब्रेक कर सकता था। तो एप्लीकेशन क्लास लोडर वो सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये सबसे पहले इसको रिक्वेस्ट भेज रहा है और ये चेक कर रहा है कि क्या स्ट्रिंग डॉट क्लास फाइल है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है उसके लाइब्रेरी के अंदर तो फिर वो उसको लोड कर देगा। दैट मींस के एक्चुअली ये वाली स्ट्रिंग क्लास जो हैकर ने बनाई है ये लोड नहीं होगी, ये वाली क्लास लोड होगी। सिमिलरली अगर हैकर कोई दूसरी क्लास क्रिएट करता है तो सबसे पहले पेरेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी ताकि कोर जावा क्लासेस कोई भी गलत तरीके से लोड ना हो जाए। सिमिलरली उसके बाद वो ये चीजें चेक करेगा कि कहीं कोई फेक क्लास लोड ना हो जाए, और अगर कुछ भी नहीं है, अगर उसको कुछ भी फेक नहीं मिलता है तो फिर वो अपनी क्लासेस को लोड कर लेगा। अब अगर कोई भी ऐसी क्लास है जो हैकर अब खुद से क्रिएट कर रहा है वो तो देखो फिर वो लोड करेगा ऑब्वियसली। ओके, तो जो कोर क्लासेस है वो कभी भी गलत तरीके से लोड ना हो, इस चीज से बचने के लिए वो किस चीज का यूज करता है? दैट इज डेलीगेशन पेरेंट प्रिंसिपल का। तो यहां ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, और यहां देखो, यहां मैंने एक और इमेज प्रोवाइड की हुई है दैट इज व्हाई नॉट अ सिंगल क्लास लोडर। सिर्फ एक ही क्लास लोडर क्यों होता है? क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी अचीव होती है। देन सेकंड, सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक क्लास लोडर की अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई किसी टाइप के डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा, कोई किसी दूसरे टाइप के डॉट क्लास फाइल को लोड करेगा। तो हर एक क्लास लोडर की अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड सेकंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। तो अगर हम अलग अलग क्लास लोडर्स क्रिएट करते हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है।
तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से 3 अलग अलग क्लास लोडर्स क्रिएट किए गए हैं और डेलीगेशन मॉडल जो है वो ये चीज इंश्योर करता है सिक्योरिटी प्रॉपर अचीव हो जाए, देन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिशिएंट क्लास लोडिंग। तो ये तीनों चीजें अचीव करने के लिए हमारे पास ये वाला मॉडल वो फॉलो करता है। ओके तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, जो आपको पता होना चाहिए। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दैट इज हाउ कैन यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन जेवीएम स्टैक एरिया एंड हीप एरिया। स्टैक एरिया एंड हीप एरिया में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन व्हाट गेट्स स्टोर्ड वेयर, किसके अंदर क्या चीज स्टोर होती है। ये भी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर जेवीएम आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड दोनों टाइप की कंपनीज के अंदर पूछा जाता है। ओके तो सबसे पहले तो आप लोगों को यह चीज पता होना चाहिए कि जेवीएम का आर्किटेक्चर क्या होता है, बेसिक आर्किटेक्चर क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम मेरी वेबसाइट पर भी बनाया हुआ है, तो यहां आ जाओ, मैं मेरी वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, देन ट्यूटोरियल्स जावा, और यहां आपको मिलेगा दैट इज जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। और अगर आप नीचे जाओगे तो ये देखो, यहां मैंने एक जेवीएम आर्किटेक्चर का डायग्राम क्रिएट किया हुआ है, ये देखो। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहां पर बेसिकली 5 टाइप्स के मेमोरी एरियाज होते हैं, जिसमें फर्स्ट है दैट इज मेथड एरिया, देन हीप एरिया, देन स्टैक एरिया, पीसी रजिस्टर एरिया एंड नेटिव मेथड एरिया। ये पांचों टाइप के मेमोरी एरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्टैक एरिया एंड हीप एरिया, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या क्या चीजें स्टोर होती है। तो हम यहां पर इनके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं। तो यहां आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है दैट इज ये दोनों एरियाज रन टाइम एरियाज के अंदर काउंट होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज स्टैक एरिया एंड हीप एरिया आर 2 डिफरेंट रन टाइम एरियाज, या फिर बोल दो रन टाइम मेमोरी एरियाज। ये 2 टाइप के रन टाइम मेमोरी एरियाज होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो हम बेसिक डिफरेंस समझते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा और डीपली उसको सीखेंगे। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप आ जाओ दैट इज स्टैक एरिया, और यहां आ जाओ आप दैट इज एन हीप एरिया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के स्टैक एरिया के अंदर क्या चीजें स्टोर होती है, स्टैक एरिया के अंदर करंट रनिंग मेथड स्टोर होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज इट स्टोर्स करंट मेथड एग्जीक्यूशन डिटेल्स। आप ये चीज बोल दो डीपली, दैट इज करंट मेथड एग्जीक्यूशन डिटेल्स या फिर एग्जीक्यूशन डेटा। अब जो मर्जी यहां पर बोल सकते हो। तो स्टैक एरिया के अंदर करंट मेथड एग्जीक्यूशन डेटा स्टोर होता है, जबकि हीप एरिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। तो इट स्टोर्स ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है, और एरेज को भी ये स्टोर करता है, स्ट्रिंग्स को भी ये स्टोर करता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो इस वजह से हम बेसिक पॉइंट बोल सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करता है। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक थ्रेड का अपना एक स्टैक एरिया होता है। तो ईच थ्रेड हैज इट्स ओन स्टैक, हर एक थ्रेड का अपना एक स्टैक होता है। जबकि हीप एरिया, ध्यान रखना, हीप एरिया वो सारे के सारे थ्रेड शेयर करते हैं। तो इट इज शेयर्ड बाय ऑल थ्रेड्स, सारे के सारे थ्रेड्स हीप एरिया को शेयर करते हैं। तो सभी थ्रेड्स के लिए सिर्फ एक ही हीप एरिया क्रिएट होगा, जबकि जितने थ्रेड्स होंगे उतने ही स्टैक एरिया क्रिएट होंगे। ओके, देन थर्ड पॉइंट, स्टैक एरिया जो है वो तभी क्रिएट होगा जब मेथड एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल पॉइंट है दैट इज मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड। जब मेथड एग्जीक्यूट होता है या फिर जब मेथड कॉल होता है तब जाकर स्टैक एरिया जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है। जबकि हीप एरिया के अंदर मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तब जाकर हीप एरिया मेमोरी एलोकेट करता है। तो मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन
एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाकर हीप एरिया वो मेमोरी एलोकेट करता है, मींस हीप एरिया के अंदर डेटा स्टोर होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, जैसे ही मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी तो उस मेथड से रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो स्टैक एरिया से रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल बोल सकते हैं दैट इज व्हेन मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश। जब मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाती है मेथड डेटा इज रिमूव्ड, या फिर सिंपल बोल दो कि डेटा इज रिमूव्ड। डेटा जो है वो रिमूव हो जाता है, डेटा जो है वो रिमूव ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे ही मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी। जबकि यहां पर जब ऑब्जेक्ट अनरीचेबल होता है, मींस ऑब्जेक्ट को कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा होता, तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो डेटा इज, या फिर डेटा की जगह पर आप ऑब्जेक्ट बोल दो क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट स्टोर होंगे। तो ऑब्जेक्ट्स गेट एप्लीकेबल फॉर गार्बेज कलेक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अनरीचेबल। जब ऑब्जेक्ट्स अनरीचेबल होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स को कोई भी पॉइंट नहीं करता तब जाकर ऑब्जेक्ट्स जो है वो गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। बट ध्यान रखना वो सिर्फ गार्बेज कलेक्शन के लिए एप्लीकेबल हुए, एक्चुअली डिलीट नहीं हुए। एक्चुअली डिलीट वो तभी होंगे जब गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो ये फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन नेक्स्ट एक और पॉइंट जो आप यहां पर बोल सकते हो कि ये स्टैक एरिया जो है ये ज्यादा फास्ट होता है, तो आप यहां पर सिंपल बोल दो दैट इज फास्टर मेमोरी एक्सेस। तो ये जो है स्टैक एरिया जो है वो थोड़ा ज्यादा फास्ट होता है, जबकि अगर हम बात करें हीप एरिया की तो स्लोअर मेमोरी एक्सेस एज कंपेयर टू स्टैक एरिया। स्टैक एरिया के कंपैरेटिवली हीप एरिया जो है वो थोड़ा स्लो होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं स्टैक एरिया एंड हीप एरिया में। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं। यहां आ जाओ, अब हम इनको थोड़ा सा और डीपली यहां पर पढ़ते हैं। तो मैं यहां पर एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूं। यहां देखो मैं यहां पर क्या काम करता हूं, एक प्रोग्राम क्रिएट करता हूं दैट इज मेन ऐप 1 के नेम से, जिसके अंदर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया और साथ ही मैं यहां पर एक void m1 के नेम से मेथड क्रिएट कर देता हूं। अब क्या हुआ, इस m1 मेथड के अंदर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया है दैट इज इंट नंबर, और यहां पर मैंने नंबर को स्टोर कर दिया और नंबर को प्रिंट कर दिया। देन यहां पर आप चाहो तो यहां पर इंटीजर वैल्यू जो है वो चीज रिटर्न कर दो, और यहां पर मैं रिटर्न कर देता हूं दैट इज नंबर डिवाइड बाय 2। तो इस टाइप से मैंने यहां पर कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर दी। अब मुझे ये वाला मेथड कॉल करना है तो सिंपल मैं यहां पर क्या काम करूंगा, मैं यहां पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। तो ये देखो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड ऑब्जेक्ट डॉट m1, मैंने यहां पर m1 मेथड को कॉल कर दिया और यहां पर ये कुछ रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और यहां पर मैंने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो ये मेरे पास एक सिंपल प्रोग्राम है। तो यहां आ जाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास इस टाइप से पार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब यहां देखो, अब यहां एक चीज समझो, अब यहां पर आप एक चीज समझो, देखो ये मेरे पास क्या है, दैट इज क्लास। ये मेरे पास क्या है, दैट इज क्लास, और इस क्लास के अंदर एक मेरे पास आ गया है m1 मेथड, ये मेरे पास है दैट इज m1 मेथड, और यहां मेरे पास आ जाएगा दैट इज मेन मेथड। ठीक है, और यहां मेरे पास आ चुका है दो मेमोरी एरियाज में क्रिएट कर देता हूं, एक आ जाएगा दैट इज स्टैक एरिया और एक आ जाएगा दैट इज हीप एरिया। तो यहां पर स्टैक एरिया आ जाएगा, देन नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा दैट इज हीप एरिया। ओके, अब यहां पर क्या हुआ ये चीज थोड़ा सा ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो हमारे पास एक मेन थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से समझो, हमारे पास एक मेन थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। ये क्या है, दैट इज मेन थ्रेड, दिस इज मेन थ्रेड। यहां पर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका है।
तो हमारे पास क्या हुआ, एक मेन थ्रेड क्रिएट हो गया और मेन थ्रेड ने यहां पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा यहां पर एक मेमोरी एरिया क्रिएट हो जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्टैक एरिया। तो मैंने अभी बताया था कि हर एक थ्रेड के लिए एक अलग से स्टैक एरिया क्रिएट हो जाएगा और यहां पर क्या चीज आ जाएगा, दैट इज मेन मेथड। यहां पर एक स्टैक फ्रेम, ध्यान से समझना, ये क्या है, दिस इज स्टैक फ्रेम और इसके अंदर क्या चीज स्टोर है, दैट इज मेन मेथड। तो इसके अंदर क्या चीज स्टोर हो जाएगा, दैट इज मेन मेथड। ठीक है, अब ये स्टैक फ्रेम क्या है, ये भी पॉइंट समझो। स्टैक फ्रेम के अंदर जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है उसकी डिटेल स्टोर होगी। स्टैक फ्रेम के अंदर जो मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे इसके इसमें कौन सा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज मेन मेथड। तो मेन मेथड की डिटेल्स वो यहां पर स्टोर हो जाएगी। तो नॉर्मली स्टैक फ्रेम के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर होती है, जैसे मेथड पैरामीटर्स, देन लोकल वेरिएबल्स, देन इसके अंदर लोकल रेफरेंस वेरिएबल्स भी स्टोर होते हैं। तो लोकल रेफरेंस वेरिएबल्स, देन रिटर्न इंफॉर्मेशन, ऑपरेंड स्टैक। तो इस टाइप से काफी सारी चीजें इस स्टैक फ्रेम के अंदर स्टोर होती है। तो मेन मेथड, ध्यान देना, मेन मेथड के पैरामीटर्स क्या हैं, उसके अंदर कौन कौन से लोकल वेरिएबल्स हैं, देन लोकल रेफरेंस, यहां पर लोकल रेफरेंस कौन सा है, दैट इज ओबीजे। तो ओबीजे जो है वो भी इसके अंदर स्टोर होता है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये चीज ध्यान रखना। ओबीजे जो है वो यहां पर स्टोर होगा, बट एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पर स्टोर होगा। ये चीज मैं अभी थोड़ा सा डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इस टाइप से लोकल रेफरेंसेस, देन रिटर्न इंफॉर्मेशन, जैसे यहां पर इसकी रिटर्निंग की एक इंफॉर्मेशन है, तो इस टाइप की सारी डिटेल्स वो किसके अंदर स्टोर होती है, दैट इज इन स्टैक एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर ये वाला जो लोकल रेफरेंस है ये यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहां पर सिंपल थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। तो यहां पर क्या चीज स्टोर हो जाएगा, दैट इज ओबीजे, मींस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। ध्यान से समझो, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वो यहां पर स्टोर हो जाएगा और एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, न्यू मेन ऐप 1, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट वो यहां पर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज मेन ऐप 1 ऑब्जेक्ट। ये मेन ऐप 1 का एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अपना एक रेफरेंस रहेगा। जैसे मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल कुछ भी इस टाइप से मैंने एक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। तो ये वाला जो रेफरेंस है या फिर एड्रेस है, एक्चुअली ये जो है ये एड्रेस है और ये क्या है, दैट इज रेफरेंस। तो यहां पर मेन ऐप 1 का जो ऑब्जेक्ट बना है उसका अपना एक एड्रेस रहेगा और ये वाला एड्रेस यहां पर स्टोर हो जाएगा। ये वाला एड्रेस इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट इज 0x00A। तो ये यहां पर ऑब्जेक्ट जो है ये यहां पर इसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो ध्यान से समझो, फर्स्ट लाइन के अंदर क्या होगा, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जिसका अपना एक एड्रेस होगा और यहां पर मेन ऐप के जो स्टैक फ्रेम है उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लग जाएगा। देन आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज ऑब्जेक्ट डॉट M1। अब यहां से ये क्या काम करेगा, ये M1 मेथड को कॉल करेगा। ये देखो, M1 मेथड को कॉल करेगा तो यहां पर एक और स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, एक और स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वैल्यूज क्या स्टोर हो जाएगी, दैट इज M1, क्योंकि ये क्या है, दैट इज मेथड। तो M1 मेथड के लिए भी एक स्टैक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा और M1 मेथड के अंदर जो भी लोकल वेरिएबल है, जैसे नंबर, तो नंबर जो है, नंबर इक्वल्स टू 10, तो नंबर जो है वो यहां पर
जाकर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली जो रिटर्न स्टेटमेंट है, तो जो रिटर्न की डिटेल्स है वो भी यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। तो इस टाइप से M1 मेथड की जो भी डिटेल्स है वो यहां पर स्टोर हो जाएगी। तो देख रहे हो स्टैक के अंदर लोकल वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, लोकल वेरिएबल्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। और अगर यहां पर कोई एक इंस्टेंस वेरिएबल होता, मान लो मेरे पास यहां पर होता जैसे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, मैंने प्रोवाइड कर दिया दीपक, तो ये वाला जो नेम है, ये वाला नेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होता। तो यहां पर वैल्यू आती है दैट इज नेम इक्वल्स टू दीपक। तो इस टाइप से जो इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल्स जो वो कहां पर स्टोर हो गए, वो मेथड के अंदर स्टैक फ्रेम में स्टोर हो गए। ओके, अब उसने नंबर प्रिंट कर दिया और रिटर्न हुआ। अब जैसे ही रिटर्न हुआ वो यहां पर आएगा, ध्यान से समझो, वो वापस मेन मेथड के अंदर आएगा और यहां से ये वाला जो स्टैक फ्रेम था ये यहां से डिलीट हो जाएगा। तो स्टैक फ्रेम जो है वो यहां से डिलीट हो जाएगा। तो जो लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ था, जो लोकल वेरिएबल यहां पर क्रिएट हुआ था वो भी बन गया और फिर डिलीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहां पर भी बताया था आपको कि एक तो हर एक थ्रेड का अपना एक स्टैक एरिया रहेगा एंड मेमोरी इज एलोकेटेड व्हेन अ मेथड इज कॉल्ड। तो यहां पर जैसे लोकल वेरिएबल्स था, तो वो कब मेमोरी एलोकेट करेगा, जब वो मेथड एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा, मेथड कॉल होगा। एंड व्हेन द मेथड एग्जीक्यूशन फिनिश, जैसे ही मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश होगी, डेटा जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। ये देखो डेटा जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब वापस कंट्रोल कहां पर आ गया है, दैट इज मेन मेथड के पास। तो मेन मेथड के अंदर आपकी बार एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा दैट इज res के नेम से, जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, दैट इज 5, बिकॉज 10 डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, दैट इज 5। और फिर वो 5 को प्रिंट कर देगा, फिर वो यहां पर 5 को प्रिंट कर देगा। अब मेन मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई, ये देखो मेन मेथड की एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई, उसी टाइम मेन मेथड भी यहां से डिलीट हो जाएगा। मेन मेथड डिलीट हुआ, ध्यान से समझो, मेन मेथड डिलीट हुआ तो इसका जो रेफरेंस था वो भी खत्म हो गया। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी रेफरेंस था, क्योंकि पहले ये यहां पर इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब की बार ये इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा, तो एट लास्ट ये ऑब्जेक्ट भी गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। देन जैसे ही यहां पर मेन थ्रेड फिनिश हो गया, क्योंकि मेन थ्रेड यहां पर फिनिश हो चुका, उसने अपनी एग्जीक्यूशन खत्म कर दी, तो मेन थ्रेड भी यहां से डिलीट हो जाएगा। और एट लास्ट ये जो स्टैक क्रिएट हुआ था, ये पूरा का पूरा स्टैक यहां से रिमूव हो जाएगा। तो देख रहे हो किस टाइप से यहां पर मेथड एग्जीक्यूशन के टाइम पर स्टैक एरिया क्रिएट हो रहा है और डिलीट हो रहा है। सिमिलरली हीप एरिया जो है वो कब बनता है, जब एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तब जाकर हीप एरिया के अंदर डेटा स्टोर होता है और हीप एरिया के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल स्टोर होंगे। ये देखो, जबकि मेथड एरिया के अंदर लोकल वेरिएबल स्टोर होते हैं। जैसे यहां पर ये हमारे पास एक लोकल वेरिएबल था, तो इस टाइप से लोकल वेरिएबल्स यहां पर स्टोर होते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो कंफ्यूजन होती है वो यही है कि जो रेफरेंसेस हैं, जो रेफरेंस है वो कहां पर जाकर स्टोर होता है, मेन मेथड के अंदर है, तो ये मेथड एरिया के अंदर या फिर स्टैक एरिया, मेथड एरिया नहीं, स्टैक फ्रेम के अंदर वो एक्चुअली स्टोर होगा। तो रेफरेंस वेरिएबल वो स्टोर होगा स्टैक एरिया के अंदर, बट एक्चुअली ऑब्जेक्ट वो स्टोर होगा हीप एरिया के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना, और ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज भी होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा डीपली यहां पर एक्सप्लेन करना है कि आपके स्टैक एरिया एंड हीप एरिया में क्या डिफरेंस होता है। ओके, देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, दैट इज व्हाट इज मेथड एरिया एंड मेटा स्पेस। मेथड एरिया एंड मेटा स्पेस क्या होता है एंड हाउ डिड दिस चेंज फ्रॉम जावा 7 टू जावा 8। जावा 7th वर्जन और जावा 8th वर्जन से लेकर आज तक इनमें क्या चेंजेस हुए हैं या फिर क्या हुआ वो आपको बताना है।
तो यहाँ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज भी होते हैं, मेथड एरिया एंड मेटा स्पेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से समझना। मेथड एरिया जो है वो जस्ट एक स्पेसिफिकेशन है, वो एक लॉजिकल एरिया है जिसके अंदर क्लास लेवल डाटा हम स्टोर करते हैं, बट एक्चुअली ये एक स्पेसिफिकेशन है, बट एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसकी कौन प्रोवाइड करता है, that is मेटा स्पेस। तो यहां पर मैं पॉइंट लिख देता हूं, that is मेथड एरिया। मेथड एरिया जो है वो क्या होता है, that is it is logical runtime area that stores class level information, जो क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। एंड देन सेकेंड पॉइंट ध्यान रखना, ये जस्ट एक स्पेसिफिकेशन होती है, एक्चुअल मेमोरी एरिया नहीं होता। तो इट इज जेवीएम स्पेसिफिकेशन, ये एक जेवीएम स्पेसिफिकेशन होता है। जबकि मेटा स्पेस की बात करें तो मेटा स्पेस क्या होता है, इट इज एक्चुअल मेमोरी लोकेशन। ये एक्चुअली मेमोरी लोकेशन होता है, ये एक एक्चुअल मेमोरी लोकेशन होता है जिसके अंदर क्लास का मेटा डाटा स्टोर होता है, which stores क्लास मेटा डाटा। ये एक्चुअली क्लास का मेटा डाटा स्टोर करता है, जैसे क्लास की इंफॉर्मेशन हो गई, क्लास की इंफॉर्मेशन के जगह पर बोलो डेट इज क्लास फुल नेम विद पैकेज, पैकेज का नेम प्लस क्लास का नेम वो स्टोर होता है। देन कंस्ट्रक्टर्स, इसके अंदर जितने भी कंस्ट्रक्टर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होंगे, वो सारी चीजें स्टोर होती है। देन इंटरफेस डिटेल्स या फिर इंटरफेस की इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर होता है। फील्ड का मेटा डाटा स्टोर होता है, डेट इज फील्ड्स इंफॉर्मेशन या फिर फील्ड मेटा डाटा, या फिर इसके अंदर स्टैटिक डेटा स्टोर होता है, स्टैटिक डेटा इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप यहां पर बोल सकते हो। तो इस टाइप से इसके अंदर बहुत सारी डिटेल स्टोर होती हैं। ध्यान से समझना, मेटा स्पेस जो है वो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन है जो मेथड एरिया को इंप्लीमेंट करता है। तो मेथड एरिया जो है वो जस्ट एक स्पेसिफिकेशन है, जबकि मेटा स्पेस वो एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन है। आप यहां पर एक पॉइंट और बोल दो, that is it is the implementation for method area। ये मेथड एरिया के लिए एक इंप्लीमेंटेशन होता है। डेट मीन्स के जावा ने सिर्फ ये चीज बोल दिया कि एक मेथड एरिया होना जरूरी है जिसके अंदर क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। तो जावा ने क्या काम किया, एक मेटा स्पेस क्रिएट कर दिया जो एक्चुअली मेथड एरिया के रूल्स को फॉलो करता है और ये सारे के सारे डेटा को स्टोर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेथड एरिया जो है वो एक लॉजिकल रन टाइम एरिया होता है या फिर एक जावा स्पेसिफिकेशन, जेवीएम स्पेसिफिकेशन होता है जिसके अंदर क्लास लेवल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जबकि मेटा स्पेस वो एक्चुअल मेथड एरिया होता है, वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है मेथड एरिया का जहां पर सारी डिटेल स्टोर होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पर एक और है कि हाउ डिड दिस चेंज फ्रॉम जावा 7 टू जावा 8th वर्जन। तो एक पॉइंट आप ध्यान देना कि जावा 7th वर्जन तक आप लोगों ने एक टर्म और सुना होगा, एक पार्ट होता था डेट इज परमानेंट जनरेशन, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, डेट इज परमजेन। तो सबसे पहले क्या था कि मेथड एरिया की जो इंप्लीमेंटेशन थी टिल 7th वर्जन वो किसके अंदर थी, वो परमजेन मेथड एरिया के अंदर था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना, डेट इज it was also actual memory location which stores class metadata या फिर विच स्टोर्स क्लास इंफॉर्मेशन, जो मर्जी आप बोल सकते हो, कि ये भी एक एक्चुअल मेमोरी लोकेशन था जो जेवीएम स्पेसिफिकेशंस को यूज करता था। तो ये भी एक एक्चुअल मेमोरी लोकेशन था, बट ये कब तक था, बट इट वाज वैलिड टिल जावा 7th वर्जन। ये जावा 7th वर्जन तक ही वैलिड था, उसके बाद देन इट वाज रिमूव्ड, उसके बाद इसको रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे।
तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या थे वो भी चीज समझो, क्योंकि कभी कभी यहां पर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि मेटास्पेस एंड PermGen में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता देता हूं, 3-4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखने हैं। That is first one is PermGen and second one is Metaspace। तो PermGen जो है it was valid till Java 7th version। ये Java 7th version तक valid था, जबकि मेटास्पेस की बात करें तो मेटास्पेस क्या है, इट इज वैलिड फ्रॉम जावा 8 to 25 वर्जन। ये जावा 8 से लेकर 25th वर्जन तक ये वैलिड है, मींस ये अभी भी वैलिड है। देन सेकंड पॉइंट जो कि डिसएडवांटेज है, ध्यान रखना, दैट इज इट इज फिक्स्ड साइज पार्ट ऑफ JVM मेमोरी। मींस इसका साइज फिक्स होता था, जबकि ये जो पार्ट है ये डायनामिक साइज होता है। इसका डायनामिक साइज होता है, मींस के इसका साइज ग्रो करता रहता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज इट इज डायनामिक इन साइज विच कैन ग्रो एट रन टाइम। तो इसका साइज डायनामिक होता है, इसका साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती रहेगी, जैसे जैसे ज्यादा डाटा आता रहेगा, वैसे वैसे इसका साइज इंक्रीज होता रहेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि PermGen जो है वो फिक्स साइज पार्ट होता था, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के बाद वो एरर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता था। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख दो, दैट इज कैन थ्रो आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये आउट ऑफ मेमोरी एरर प्रोवाइड कर सकता था, जबकि ये भी थ्रो कर सकता है, ध्यान देना, ये भी थ्रो कर सकता है, बट बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर। तो ये भी पॉइंट मैं लिख देता हूं, दैट इज कैन थ्रो आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये भी आउट ऑफ मेमोरी एरर प्रोवाइड कर सकता है, बट ये ज्यादा मेमोरी एरर प्रोवाइड करता था, दैट इज फ्रीक्वेंट आउट ऑफ मेमोरी एरर। यहां पर बहुत ज्यादा आउट ऑफ मेमोरी एरर आता था, जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आप बोल सकते हो दैट इज नॉट फ्रीक्वेंट आउट ऑफ मेमोरी एरर। यहां पर आउट ऑफ मेमोरी एरर इतना जल्दी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता था, वो रन टाइम पर ग्रो करता रहता था। ओके हाँ, अगर आप कोई इनफाइनाइट लूप चला देते हो फिर उस केस में ये एरर प्रोवाइड कर देता है। ओके हालांकि ये चीज तो एरर प्रोवाइड करता ही था, और हमें मैनुअली फिर इसका जो मेमोरी एरिया है उसको इंक्रीज करना पड़ता था, मैनुअली करना पड़ता था, जबकि अब हमें इसका साइज इंक्रीज करने की नीड नहीं होती। तो यहां पर आप चाहो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो, दैट इज इफ मेमोरी इज फुल then we have to increase its size manually। हमें मैनुअली उसका साइज इंक्रीज करना होता था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है, that is we don't need to handle the साइज ऑफ मेटास्पेस। हमें मेटास्पेस का साइज हैंडल करने की नीड नहीं होती। ओके तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। ध्यान रखना, ये इसके डिसएडवांटेजेस थे, जिसकी वजह से PermGen जो है वो जावा 7th वर्जन के तक ही वैलिड था। उसके बाद जावा 8 से लेकर अभी तक जो पार्ट चल रहा है दैट इज मेटास्पेस। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो मेटास्पेस ही यूज होता है, मेटास्पेस ही एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है। ध्यान रखना, मेटास्पेस ही एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन है, जिसके अंदर क्लास का मेटा डाटा मींस ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज हाउ डज JVM कलेक्टर नो एन ऑब्जेक्ट इज रेडी टू बी डिस्ट्रॉयड। JVM कलेक्टर को कैसे पता चलता है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट को डिलीट या फिर डिस्ट्रॉय करना है। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंस काउंटिंग एंड रीचेबिलिटी एनालिसिस। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है।
ओके तो फर्स्ट मेन पॉइंट के जेवीएम कलेक्टर को कैसे पता चलता है कि मुझे उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है, कैसे पता चलता है? अगर उस ऑब्जेक्ट को वो रीच नहीं कर पा रहा तो जेवीएम कलेक्टर उसको डिलीट कर देगा। पहला पॉइंट जो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल है, दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर रीचेबल by the application then JVM knows या फिर JVM collector knows that this object should be deleted। यहां से उसको पता चलता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट अब उसको डिलीट करना है। अगर वो उस ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच पा रहा तो उससे उसको पता चल जाएगा कि हाँ अब इस ऑब्जेक्ट को कोई भी रेफर नहीं कर रहा तो मुझे उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है। ठीक है, कैसे ये चीज समझो। इस प्रोसेस के लिए रेफरेंस काउंटिंग एंड रीचेबिलिटी दोनों का यूज होता है, बट आज के दिन रेफरेंस काउंटिंग यूज नहीं होता। तो मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, दैट इज रेफरेंस काउंटिंग and reachability analysis are two different ways for this। इसके लिए दो different ways थे, कौन कौन से? reference counting and reachability analysis। but यहां पर आप इस टाइप से लिख दो, but now reference counting is not used। बट अब रेफरेंस काउंटिंग जो है वो यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता और रेफरेंस काउंटिंग होता क्या है, पहले तो आप ये चीज समझो। देखो कभी भी अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था, मैं यहां पर आप लोगों को रेफरेंस काउंटिंग की बात बता रहा हूं, दैट इज रेफरेंस काउंटिंग। तो ध्यान से समझना, रेफरेंस काउंटिंग जो है वो क्या काम करता था, जैसे ही मैं कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, मान लो मेरे पास एक मेन ऐप 1 के नेम से एक क्लास है, तो जैसे मैंने यहां पर क्रिएट किया दैट इज मेन ऐप 1 obj इक्वल्स टू न्यू मेन ऐप 1, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड obj जो है वो उसको पॉइंट करने लग जाएगा। तो एक रेफरेंस काउंट वेरिएबल होता है, जो इसके लिए क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, वैल्यू, दैट इज 1। अगर इसी ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा रेफरेंस भी प्रोवाइड होता है, जैसे यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज मेन ऐप 1 यहां मैं प्रोवाइड कर देता हूं ma इक्वल्स टू obj, तो यहां क्या होगा, ma जो है वो भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा और इसके काउंट की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 2। बट अगर मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज ma इक्वल्स टू नल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसकी वैल्यू वापस 1 हो जाएगी। और अगर मैंने अब की बार फिर से प्रोवाइड कर दिया है दैट इज ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू नल, obj इक्वल्स टू नल, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 0। तो जैसे ही उसकी वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर जेवीएम कलेक्टर जो है वो उस ऑब्जेक्ट तक रीच नहीं कर पाता था और ये वाला ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इस टाइप से रेफरेंस काउंटिंग की हेल्प से जेवीएम को पता चलता था कि ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे डिस्ट्रॉय करना है या नहीं करना। ओके, बट इस केस में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी वो चीज समझो, यहां आ जाओ। वो यहां पर सर्कुलर रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर पाता था, दैट वाज रेफरेंस काउंटिंग वाज नॉट एबल टू हैंडल द सर्कुलर रेफरेंस। वो सर्कुलर रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर पाता था। जैसे मेरे पास एक क्लास आ गई है दैट इज ए, जिसके एक और क्लास ले लेते हैं दैट इज क्लास बी। तो मेरे पास दो क्लास है। अब बी क्लास के अंदर ए क्लास का रेफरेंस है एंड ए क्लास के अंदर बी क्लास का रेफरेंस है। तो ध्यान से समझो, ए क्लास के अंदर बी क्लास का रेफरेंस और बी के अंदर ए क्लास का रेफरेंस है। अब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं दैट इज ए obj1 इक्वल्स टू न्यू ए। मैंने ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया एंड बी obj2 इक्वल्स टू न्यू बी। मैंने बी क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज obj1 डॉट बी इक्वल्स टू obj2। अगर आप यहां पर ध्यान से देख रहे हो तो ये देखो, ए क्लास के अंदर बी क्लास का रेफरेंस चाहिए, तो यहां पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज obj1 डॉट बी इक्वल्स टू obj2। मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट उसको पास कर दिया। सिमिलरली यहां मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज object2 डॉट ए इक्वल्स टू object1।
तो मैंने इस टाइप से रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया था वो मैंने कहां पर पास करवा दिया है, दैट इज obj1.b के अंदर मैंने इसके अंदर पास कर दिया, और सिमिलरली इस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने इसके लिए पास कर दिया। बट अब मैं इस स्टेप के बाद, देखो यहां तक तो सब कुछ ठीक है, यहां तक तो सब कुछ ठीक है, बट अगर मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं that is object 1 equals to null and object 2 equals to null, तो अब यहां पर ये दोनों नल को पॉइंट करने लग गए, तो प्रॉब्लम यहां से अकर होने लगेगी, प्रॉब्लम जो है वो यहां से अकर होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इस केस में ए का जो काउंट है, ए का जो काउंट है वो भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, एंड बी का काउंट भी एक्चुअली 1 रहेगा। इन दोनों का काउंट, यहां तक अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इनका काउंट क्या था, डेट वाज 1 and 1। बट जब मैंने यहां पर नल किया तो ये एक्चुअली यहां पर वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं करता था, एक्चुअली वैल्यू यहां पर डिक्रीमेंट होनी चाहिए थी, बट यहां पर वैल्यू वो डिक्रीमेंट नहीं करता था। तो उसकी वजह से उसको नहीं पता चलता था कि मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करना है, और ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी के अंदर रहते थे। तो यहां से जो प्रॉब्लम अकर हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, डेट इज सर्कुलर रेफरेंसेस। तो रेफरेंस काउंटिंग जो है वो सर्कुलर रेफरेंसेस को हैंडल नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से आज के दिन रेफरेंस काउंटिंग यूज नहीं होता। आज के दिन किस चीज का यूज होता है, डेट इज रीचेबिलिटी एनालिसिस। दैट मींस के गार्बेज कलेक्टर के जो रूट थ्रेड्स हैं, जो जीसी के रूट थ्रेड्स होते हैं, रूट थ्रेड्स कौन से, डेट इज जीसी रूट थ्रेड्स के कौन कौन से एग्जांपल्स आ जाएंगे, जो एक्टिव थ्रेड्स हैं वो जीसी रूट थ्रेड्स में काउंट होते हैं, या फिर जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स हो गए, स्टैटिक वेरिएबल्स भी जीसी रूट थ्रेड्स में काउंट होते हैं, या फिर लोकल वेरिएबल्स इन स्टैक फ्रेम, जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था। तो लोकल वेरिएबल्स जो स्टैक फ्रेम के अंदर है वो भी जीसी रूट थ्रेड्स के अंदर ही काउंट होते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारे जीसी रूट थ्रेड्स होते हैं। तो अगर ये रूट थ्रेड्स, ध्यान से समझना, अगर ये रूट थ्रेड्स वो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे, जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हुए हैं, अगर इनमें से ये सारे के सारे थ्रेड्स ये इन ऑब्जेक्ट को अगर रीच नहीं कर पा रहे, तो उस केस में ये वाले ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो सकते हैं। अब चाहे ये ऑब्जेक्ट का काउंट जो मर्जी हो, हालांकि अब की बार ये काउंट वाला पार्ट तो यूज होता ही नहीं है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट अगर इस टाइप से एक दूसरे को पॉइंट कर भी रहे होंगे, मींस obj1, दैट इज obj1 जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, दैट इज obj2 को, एंड obj2 जो है वो किसको पॉइंट कर रहा है, obj1 को। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, बट अगर इनमें से जो जीसी रूट थ्रेड्स हैं, अगर वो इनको एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे, या फिर गार्बेज कलेक्शन प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखना हमारे पास जो अब यूज होता है दैट इज रीचेबिलिटी एनालिसिस। रीचेबिलिटी, ये मुझे नेम से ही समझ में आता है, रीचेबिलिटी एनालिसिस। वो जीसी रूट थ्रेड्स वो जस्ट ये चीज चेक कर रहा है कि क्या मैं उन ऑब्जेक्ट्स तक रीच कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। अगर रीच कर सकता हूं तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, बट अगर रीच नहीं हो पा रहे ये ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो आपस में एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, तब भी वो यहां से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी रेफरेंस काउंटिंग के अंदर, जो यहां पर उन्होंने इस केस में हैंडल कर लिया। इस केस में रीचेबिलिटी एनालिसिस के केस में उन्होंने हैंडल कर लिया। तो आज के दिन जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज रीचेबिलिटी एनालिसिस। तो ये वाला पार्ट भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज
that is जावा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। जावा जो है वो पास बाय वैल्यू होता है या फिर पास बाय रेफरेंस होता है, एग्जांपल के थ्रू आप एक्सप्लेन करो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टीसीएस से लेकर गूगल तक हर एक कंपनी में पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन काफी डीपली पता होना चाहिए, इसका आंसर डीपली पता होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मेन पॉइंट ध्यान रखना, जावा जो है वो क्या होता है, जावा जो है वो पास बाय वैल्यू होता है। तो जावा इज, मैं यहां पर लिख देता हूं 100% पास बाय वैल्यू। जावा जो है वो पास बाय वैल्यू होता है। डेट मीन्स के जावा जो है वो हर एक आर्गुमेंट की कॉपी प्रोवाइड करता है, ओरिजिनल वैल्यू कभी भी एक्सटेंड या फिर प्रोवाइड नहीं करता। तो इट प्रोवाइड्स या फिर पास बोल दो, दैट इज इट पास द कॉपी ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो क्या काम करता है, वो आर्ग्यूमेंट की कॉपी प्रोवाइड करता है, नॉट ओरिजिनल वैल्यू। वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू प्रोवाइड या फिर पास नहीं करता। जैसे यहां आ जाओ, यहां मैं एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, डेट इज मेन ऐप 2 के नेम से, जिसके अंदर मैं यहां पर एक मेन मेथड क्रिएट कर देता हूं और यहां मैं एक वेरिएबल भी क्रिएट कर देता हूं, डेट इज इंट नंबर इक्वल्स टू 10। अब यहां आप क्या काम कर दो, एक मेथड क्रिएट कर दो, डेट इज वॉइड चेंज के नेम से, जिसके अंदर उसको भी यहां पर नंबर चाहिए। और यहां पर उसने क्या काम कर दिया, नंबर को उसने क्या काम कर दिया है, डेट इज 50 उसने प्रोवाइड कर दिया। और यहां पर आप नंबर को प्रिंट करके देखो, यहां पर आप नंबर की वैल्यू प्रिंट करके देखो। अब नेक्स्ट आप इस मेथड को कॉल करो। मैं काम करता हूं, मैं इस मेथड को स्टैटिक मेथड बना देता हूं ताकि ये डायरेक्टली कॉल हो जाए। तो मैं यहां पर क्या काम कर रहा हूं, इस मेथड को कॉल कर रहा हूं और नंबर मैंने प्रोवाइड कर दिया, नंबर जो है वो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया। अब आप यहां पर क्या काम करो, एक बार आप यहां पर भी नंबर प्रिंट करके देखो और यहां पर भी नंबर प्रिंट करके देखो। ये है मेरे पास दैट इज 1, ये रहेगा 2 और ये रहेगा 3। ओके, तो अब एक बार आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखो। तो यहां आ जाओ, ध्यान से देखो, वो नंबर 2 वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 10। देन वो गया चेंज वाले पर, मींस यहां पर उसने नंबर प्रोवाइड कर दिया, नंबर की वैल्यू चेंज कर दी और नंबर उसने क्या चीज प्रिंट कर दिया है, दैट इज 50। बट अगेन जब मैंने यहां पर नंबर को प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू वो अगेन क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 10। दैट मींस के यहां पर जो वैल्यू पास हुई है, ध्यान से समझो, ये देखो यहां पर जो हम लोगों ने वैल्यू पास की है, तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये एक्चुअली क्या काम करेगा, ये इस वाले नंबर की एक कॉपी क्रिएट करेगा। ये क्या काम करेगा, ये इस वाले नंबर की एक कॉपी क्रिएट करेगा और वो कॉपी है यहां पर नंबर को पास कर देगा और वो वाला नंबर फिर यहां पर प्रोवाइड होगा या फिर पास होगा। तो जो एक्चुअल है, ध्यान देना, जो एक्चुअल नंबर है वो कभी भी यहां पर पास नहीं होता, यहां पर प्रोवाइड नहीं होता, तो उसकी कॉपी यहां पर पास होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि उसकी कॉपी पास होती है, तभी तो वो सिर्फ यहां पर इसको जो ओरिजिनल नंबर है उसको चेंज नहीं कर पा रहा और वैल्यू हमारे पास यहां पर भी 10 प्रिंट हो रही है और यहां पर भी 10, जबकि यहां पर वो वैल्यू क्या चीज प्रिंट कर रहा है, दैट इज 50, क्योंकि यहां पर इस वाले नंबर की कॉपी पास हुई है और वो उस कॉपी को चेंज कर रहा है और एक्चुअल नंबर वो हमारा अभी भी सेम है, जिसकी वजह से 10 and 10 ही आउटपुट आएगी। तो इस टाइप से ध्यान रखना, इस टाइप से जावा जो है वो क्या होता है, दैट इज पास बाय वैल्यू होता है। बट बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर एक और पार्ट है, ध्यान दो, यहां मैं एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, दैट इज मेन ऐप 3। ये जो मैंने अभी बात की थी, ये तो की थी मैंने प्रिमिटिव टाइप के लिए, बट अगर हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, क्योंकि यहां पर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो यहां देखो मेरे पास एक क्लास है दैट इज स्टूडेंट के नेम से, जिसके अंदर एक नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, फॉर एग्जांपल दीपक। अब यहां पर मैं एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूं, स्टूडेंट std इक्वल्स टू न्यू ऑफ स्टूडेंट। यहां पर मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और यहां पर भी अगेन आप एक स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दो, दैट इज स्टैटिक
स्टैटिक वॉइड चेंज के नेम से, जिसके अंदर मैं यहाँ पर स्टूडेंट की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, स्टूडेंट जो है वो एज ए पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज एस डॉट नेम इक्वल्स टू अमित। मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया और यहाँ पर मैं प्रिंट कर लूँ, नहीं प्रिंट तो चलो प्रिंट आप करना चाहते हो कर दो, अदरवाइज नीड नहीं है। और यहाँ आ जाओ, यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, नेम को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो नेम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज एसटीडी डॉट नेम। और अब आप यहाँ पर चेंज करो, चेंज के अंदर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज एसटीडी। मैंने स्टूडेंट पास कर दिया और अगेन आप यहाँ पर नेम 2 को प्रिंट करो डेट इज एस डॉट नेम। तो थोड़ा सा अब आप ध्यान से देखना, ये देखो स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, डेट इज नेम इक्वल्स टू दीपक। जब मैंने यहाँ पर चेंज वाले मेथड को कॉल किया तो वो यहाँ पर नेम चेंज करेगा, तो पहले वो यहाँ पर नेम क्या चीज प्रिंट करेगा, डेट इज दीपक। बट सेकंड टाइम पर वो क्या चीज प्रिंट करेगा, अगर हम इसके तरीके से बात करें तो यहाँ पर वैल्यू वो क्या चीज प्रिंट कर रहा था सेकंड एंड थर्ड के लिए, ये देखो सेकंड एंड थर्ड के लिए वो क्या चीज प्रिंट कर रहा था, डेट वाज 10 एंड 10। बट क्या यहाँ पर वो नेम दीपक ही प्रिंट करेगा, एक बार आप चेक करके देखो। तो ये देखो अब की बार उसने यहाँ पर नेम अमित प्रोवाइड कर दिया। तो क्या यहाँ पर अब की बार कॉपी पास नहीं हुई, नहीं, ध्यान से समझो क्या हुआ है। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक ऑब्जेक्ट इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, डेट इज एसटीडी, यहाँ पर क्या है, डेट इज नेम इक्वल्स टू दीपक, यहाँ पर नेम क्या है, डेट इज दीपक। तो इस टाइप से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और जब हम यहाँ पर स्टूडेंट डेट इज एसटीडी डॉट नेम प्रिंट कर रहे थे तो ये एक्चुअली इसको गेट करवा रहा था और नेम वो दीपक प्रिंट कर रहा था। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ रही थी, डेट वाज दीपक। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेट इज चेंज एसटीडी। मैंने यहाँ पर एसटीडी जो है वो चीज पास कर दिया, ये देखो मैंने यहाँ पर एसटीडी पास कर दिया जो यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहा है, जो यहाँ पर इस एस को पॉइंट कर रहा है। तो एक्चुअली एस जो है वो भी इसी को पॉइंट करेगा, एसटीडी जो है वो भी इसी को पॉइंट कर रहा था और एस जो है वो भी इसी को पॉइंट करेगा। तो इस केस में रेफरेंस की कॉपी प्रोवाइड हो रही, ऑब्जेक्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट नहीं, इस वाले रेफरेंस की कॉपी पास हो रही थी। बट जब वो यहां पर गया तो यहां पर वो उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और जब यहां पर उसने ऑब्जेक्ट को चेंज किया तो वो यहां पर इसकी जगह पर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज अमित। और जब हमने यहां पर दोबारा से नेम प्रिंट किया तो अब की बार वो क्या चीज प्रिंट कर देगा, डेट इज अमित। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के में ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी होगा, नहीं, ध्यान देना, यहां पर उसका रेफरेंस की कॉपी पास होती है, यहां पर उस रेफरेंस की कॉपी पास होती है। कॉपी पास होने की वजह से अगर वो उसके अंदर कुछ भी डेटा चेंज करता है तो वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के अंदर ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये वाला प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यूज के अंदर इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रोग्राम है, ध्यान दो, इसके ऊपर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारे पास प्रोग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो अगर हम यहां पर बात करते हैं जावा की, तो जावा जो है वो क्या होता है, जावा जो है वो प्योरली पास बाय वैल्यू होता है, पास बाय रेफरेंस नहीं होता। और ये वाला जो पार्ट है पास बाय रेफरेंस वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं इस वाले प्रोग्राम के थ्रू, क्योंकि यहां पर हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पता होना चाहिए। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
विच प्रोग्रामिंग पैराडाइम आर सपोर्टेड बाई जावा, जावा जो है वो कौन कौन से प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है, एंड विच प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट देम, और आप उनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहां पर जस्ट कंपनीज ये चीज चेक करना चाहते हैं कि आपके फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं, क्या आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े क्या आपको पता भी है एक्चुअली कि वो क्यों काम आ रहे हैं, या फिर उसके बेसिस पर आप किस टाइप की प्रोग्रामिंग पैराडाइम को इंप्लीमेंट कर रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ध्यान से समझना, जावा इज मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम। जावा जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग पैराडाइम होता है। जावा जो है वो बहुत सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स को सपोर्ट करता है। फर्स्ट जो सबसे ज्यादा है दैट इज ऊप, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहां पर आप लिख दो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि टॉप मोस्ट, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जावा के अंदर। ओके अच्छा, जब हम ऊप का यूज करते हैं तो कैसे हम ऊप को इंप्लीमेंट करते हैं, यहां पर आप ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हो, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट्स, देन इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके आप लोग ऊप प्रोग्रामिंग पैराडाइम को इंप्लीमेंट करते हो। देन सेकंड, जावा जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी सपोर्ट करता है। जावा जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को भी सपोर्ट करता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अगर आप लोगों को अचीव करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज मेथड्स, वेरिएबल्स, देन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो ये कुछ पार्ट हैं, इसके अलावा और भी हैं। तो ये कुछ मेन पार्ट हैं जिनके थ्रू हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम अचीव कर सकते हैं। तो देखा जाए तो जावा जो है वो स्टार्टिंग से ही ऊप प्रोग्रामिंग पैराडाइम एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करता है। तो ये दोनों, एक और पॉइंट जो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज सपोर्टेड सेंस जावा 1.0 वर्जन। वो जावा 1.0 वर्जन से सपोर्ट करता है ऊप को। सिमिलरली प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग को भी वो 1.0 वर्जन से सपोर्ट करता है। और हमारे पास एक और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम है, दैट इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू अचीव करते हैं। तो आप यहां पर बोल सकते हो दैट इज अचीव्ड यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशंस। इसके अलावा फंक्शनल इंटरफेसेस, मेथड रेफरेंसेस, अच्छा स्ट्रीम एपीआई। तो ये सारे के सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऊप्स जो है वो हम इनके थ्रू अचीव करते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग हम इनके थ्रू अचीव करते हैं, जबकि फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम इनके थ्रू अचीव करते हैं। जैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस हो गए, देन स्ट्रीम एपीआई हो गई, फंक्शनल इंटरफेसेस हो गए, ठीक है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव करते हैं। और ये जो जावा जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, कब से, दैट इज सिंस जावा 1.1.8 वर्जन। जावा जो है वो 8th वर्जन से फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करने लगा है। ओके तो ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो जावा सपोर्ट करता है। इसके अलावा जेनरिक प्रोग्रामिंग भी जावा सपोर्ट करता है, जो 1.5 वर्जन से आया था, जो हम लोग कलेक्शंस के अंदर जेनरिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारे और भी प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो जावा सपोर्ट करता है। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं जो हम जावा प्रोजेक्ट्स के अंदर ज्यादातर यूज करते हैं। ओके सो ये थे हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारी एमएनसी कंपनीज ये क्वेश्चंस पूछती हैं। ओके तो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डीपली पढ़ने समझने। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि इस टाइप की मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूं। ओके थैंक यू।